हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो बात करते हैं भालू अप्पी के कुछ व्लॉग्स की और सानू भाई के कुछ व्लॉग्स की जो लास्ट 5-6 दिन में आए हैं। तो अब सानू भाई तो अम्मी जी को लेके निकल पड़े हैं खिमसर, राजस्थान, जहाँ पे भालू अप्पी को जाना था वहाँ पे अजमेर की दरगाह पे। और भालू अप्पी को अच्छा-सा कंटेंट छापना था क्योंकि अभी इसके 1 मिलियन क्रॉस होने में भी 2-4 दिन लग जाते हैं। ये लास्ट 3 व्लॉग्स का मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लगाया है, उसमें अभी तक कोई भी 1 मिलियन नहीं पहुँचा है और भालू अप्पी को ऑब्वियसली काफ़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि उसने सोचा था कि भैया उसे तो इतना प्यार मिलता ही रहेगा, वो अंट-शंट कुछ भी दिखाती रहेगी और लेकिन पब्लिक ने उसको दिखा दिया आईना कि ऐसा नहीं होगा। पब्लिक फिर भी ना मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक इसकी वो है जो लोअर मिडल क्लास से आती हैं, मोस्टली औरतें हैं। उनको लगता है कि भालू अप्पी हमारे जैसी है, हम भी उसके जैसा बन जाएँगे व्लॉग्स व्लॉग्स बना के इंस्टाग्राम पे मतलब कोई रील्स वगैरह बना के। तो वो उसको ना बहुत इंस्पिरेशन समझते हैं अपनी, कि ये जैसे बिना किसी टैलेंट के, बिना किसी एजुकेशन के, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के, ये इतनी बड़ी बन गई है। तो उन्हें लगता है हम भी शायद बन जाएँ और उन सबको ये लगता है कि ये बहुत ध्यान रखती है अपने ससुराल वालों का, मायके वालों का, सबका बहुत ध्यान रखती है, उनके खर्चे उठाती है, उनको सामान दिलाती है, उनकी खुशियों का ध्यान रखती है। उन सबके एक अलग दिमाग में एक अलग ही इमेज बनी हुई है। तो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब तक उनकी आँखें नहीं खुलेगी ना, तब तक इसकी दुकान चलती रहेगी। और वही वाली बात है कि इंडिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी से सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है और उसमें भी लोअर मिडल क्लास जो कम पढ़ी-लिखी औरतें हैं, जिनको इसकी रियलिटी समझ नहीं आई है आज तक, वो ही इसे सपोर्ट करते हैं। वो आप क्लियरली समझ सकते हो कि जहाँ भी ये अच्छी जगह जाती है, किसी बड़े मॉल में जाती है या किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाती है, महँगे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाती है, वहाँ पे इसे कोई भी पहचानता नहीं, कोई इसे 2 कौड़ी का भाव नहीं देता। लेकिन जहाँ ममरा-वमरा चली जाए या जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटिंग एरियाज़ है, वहाँ चली जाए, तो वहाँ पे इसको देखने के लिए या इसको पूछने के लिए, इसके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए लोग आ जाते हैं। तो चलिए जो भी है, ये है इसकी रियलिटी। बट बात करते हैं इसके ब्लॉग्स की। तो अभी भाई तो चला गया अम्मी जी को लेके, तो इसकी हालत ख़राब है। अब व्लॉग भी बनाने ऐसा भी नहीं कि ब्रेक ले ले ज़िंदगी में, इसको लगता है कि हाय तौबा मची रहती है इसकी लाइफ़ में कि ऐसा ना हो कि व्लॉग छोड़ने से 2-4 दिन हमारी ऑडियंस हमें भूल जाए। तो ये बैठ जाती है कुछ भी अपनी अम्मी को लेके पकड़ के, अपनी सासू माँ को पकड़ के और सासू माँ भी पूरा हाँ में हाँ मिलाने में लगी हुई है। अब ये जो खाना-वाना जिस तरीके से खाते हैं ना, मैंने एक आध स्क्रीनशॉट ऐसे ही ले लिए थे। खाना खाने का तरीका देखो। भई ये ऐसे ज़मीन पे बैठ के खाते हैं और पूरा पतीला ऐसे भर के ये नॉन-वेज आइटम मीट-वीट जो भी है बनाते हैं और ज़मीन पे ऐसे बैठ के खा लेते हैं। इनके आधे से ज़्यादा लोग ये कहते हैं दस्तरख़्वान बिछाओ, दस्तरख़्वान बिछाओ। अब मुझे नहीं पता ये कारपेट को दस्तरख़्वान काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेरी जो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि भई ये लोग स्पून नहीं यूज़ करते, इनके पास ग्लासेस नहीं है, पानी की बॉटल लेके बैठ जाते हैं और अगर डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल पे बैठ सकते हो ना, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना नहीं आता क्या इन्हें? जब रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो, तब तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही खाते हो ना, टेबल चेयर पे बैठ के ही खाते हो ना। तभी भी इसके सास-ससुर टेबल चेयर पे बैठ के खाते हैं, तो अब ये डाइनिंग टेबल जो पीछे रखी हुई है, वो दूध दे रही है क्या? हमारे यहाँ ये बोलते हैं ना, ये दूध दे रहा है क्या? इसको यूज़ करो, तो वो क्यों नहीं यूज़ करते हैं। और ये इसका देखो, ये हमेशा नाटक करती रहती है, फ्रेंड्स अब हम हेल्दी खा रहे हैं, इसकी प्लेट में देखो, कितना ऑयल बह रहा है और ये इसी ने बनाया था, पता नहीं किसने बनाया था, लेकिन ऐसा खाना खाएगी और ये सोचे कि मैं पतली हो जाऊँ, तो वो यार ज़िंदगी में नहीं हो सकती। और भर-भर के खाते हैं, हर हर रोज़ ये बाहर घूमने जाते हैं और जभी भी जाते हैं, कभी शेक पी रहे होते हैं, कभी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कभी कॉफ़ी पी रहे हैं, कभी croissants खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी तो मतलब ये सोच कैसे सकती है कि मैं इतना सब खाती रहूँगी, बिल्कुल एक्सरसाइज़ नहीं करूँगी, बिल्कुल हिलूँगी-डुलूँगी नहीं और मेरा घर का काम और मेरे बच्चे का काम कोई और करता रहेगा और मैं फिट हो जाऊँगी। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। खाना जो होता है ना, वो 80% कंट्रीब्यूट करता है तुम्हारी फिटनेस पे। उसके बाद तुम्हारी एक्सरसाइज़ करती है रिमेनिंग 20%। तो अगर तुम्हें पतले होना है ना, तो सबसे पहले खाना ही कम करना पड़ेगा तुम्हें। खाने पे देखना पड़ेगा तुम खा क्या रहे हो, नॉट जस्ट अमाउंट ऑफ फूड, बट यू हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग, कि इतना मीठा खा रहे हो, कितना ऑयली खा रहे हो, क्या चीज़ खा रहे हो, कार्ब कितना खा रहे हो, प्रोटीन कितना खा रहे हो, बाकी चीज़ें तुम कितनी मिक्स कर रहे हो। और ये जब रेस्टोरेंट जाती थी ना, पहले तो बहुत जाती थी, हम रेस्टोरेंट आए हैं, बाहर खड़ी हो जाती थी, सेल्फीज़ लेती थी। अब ये नहीं जाते क्योंकि रेस्टोरेंट इसका चल नहीं रहा है, कोई नहीं आता। अब कोई दूर से आया होगा ना, तो उन्होंने स्पेशली फ़ोन करके बुलवाया होगा इसे कि भई हमें सालू जी के साथ सेल्फी लेनी है, क्योंकि सालू जी मीरा रोड की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है।
तो सालू जी को बुलाया होगा। और मैं इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करूँगी अगर ये उनसे पैसे भी लेती होगी तो। क्योंकि सालू जी तो भैया बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और उसे अपनी सेल्फी देनी है तो पैसे भी ले लेगी और उसे किसी भी चीज़ की शर्म नहीं है इन सब करने में। और जो आ रहा है इतनी दूर से, पता नहीं कोई कानपुर से आ रहा है, पता नहीं कोई कहीं से आ रहा है, नागपुर से, और अगर इतनी दूर से आ रहा है, खुशामदीद तक आ रहा है मीरा रोड के, और फिर वो अगर उसे 2, 4, 5,000 देना भी पड़े, इसके साथ सेल्फी लेने के लिए, वो शायद मना भी नहीं करेगा। क्योंकि अगर कोई इसे इतना ही मान रहा है कि भई हम उसके रेस्टोरेंट जाएँगे जो कि एक अलग सिटी में है और इतनी दूर जाके कॉर्नर में, जो मुंबई के मतलब मेन सिटी में भी नहीं है, दूर है मीरा रोड, आउटर मुंबई बोलते हैं जिसे, वहाँ तक जाके वो उसके खुशामदीद में जाएँगे तो वो एक्स्ट्रा पे करके सेल्फी भी लेके आएँगे, तो ये पैसे लेती होगी। इसलिए भाग-भाग के गई हो। जिन कपड़ों में होती ना, ये उन्हीं कपड़ों में उठ के चल पड़ती है। और हैदर भी ऐसे होता है कि आधा उसका नीचे से पजामा खुला होता है, पूरा रोम्पर खुला होता है, डायपर पूरा दिख रहा होता है, ऐसे ही लेके चल पड़ती है। अब मैंने हर चीज़ के स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाए, मेरे स्क्रीनशॉट्स ऑफ होंगे, लेकिन मैंने ब्लॉग्स के बेसिस पे लिए हैं स्क्रीनशॉट्स। तो अब इसे कुछ और काम करना नहीं आया, अब इसे व्लॉग भी बनाना है, तो जा के देख रही है अम्मी अब्बा सो रहे हैं, बेटी खाला भी सो रही है, बेटी खाला तो खर्राटे बजा रही है। उनके रूम में जाके उनकी फ़ोटो खींच के उनको शूट करके लाई है। भई इंसान जब सो रहा होता है, तो अपनी कंफर्टेबल पोज़ीशन में सो रहा होता है। उनको इस तरीके से शूट करना ठीक नहीं है। लेकिन नहीं, इसको बेशर्मी इतनी ज़्यादा चढ़ी रहती है कि इसकी लाइफ़ में प्राइवेसी क्या कहते हैं वो इसे पता ही नहीं है। अपनी प्राइवेसी, अपना कम्फ़र्ट, अपनी इम्पोर्टेंस इसे सब पता है, लेकिन दूसरों के बारे में इसे कुछ लेना-देना नहीं है। अब यहाँ इसने बैठ के खोल के सारा पिटारा बैठ गई कि नहीं जी हम तो साफ-सफाई करेंगे ड्रॉर्स की। और ड्रॉर्स में साफ-सफाई तो इसने क्या ही करनी थी, सारा सामान निकाल दिया और ढेरों चूड़ियाँ, ढेरों। और बेटी खाला को लगा दिया कि बेटी खाला अब तुम सँभालो, हमने तो फैला लिया और फिर हम इन चीज़ों का गिव अवे कर देंगे। बोलती है फ्रेंड्स हमने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि हम इन चीज़ों का गिव अवे कर दें, उन्होंने बोला हाँ कर दो तो फिर हम कर रहे हैं। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। इंस्टाग्राम छोड़ो, तुम्हारा जो मेन जहाँ से तुम पैसा छाप रहे हो, जहाँ पे तुम बैठे हो, जहाँ की तुम कहते हो कि ये हमारी रोज़ी-रोटी है, उस रोज़ी-रोटी के ऊपर हज़ारों कमेंट्स आते हैं कि रिज़ा रेहान को सर्वेंट्स की तरह क्यों ट्रीट करते हो? उनकी एजुकेशन क्यों खराब कर रहे हो? रिज़ा वहाँ पे पढ़ती क्यों नहीं है? या बेटी खाला नौकर क्यों बनी हुई है? या रेहान अपने पेरेंट्स से मिलने क्यों नहीं गया? इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। या रिज़ा को क्या हुआ है? उसकी हेल्थ क्यों खराब हो रही है? रिज़ा को इतना मोटापा क्यों आ रहा है? तुम उसका क्यों नहीं ध्यान रखते? इतने सारे कमेंट्स आते हैं, तब तो तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। अब इंस्टाग्राम पे लोगों ने कह दिया है कि हाँ, इसका गिव अवे कर दो, जो कि यूज्ड चूड़ियाँ हैं, हो सकता है पूरी अकाउंट भी पूरा ना हो, यूज्ड ज्वेलरी है जो सारी कोलैब में आई हुई है, उसका ये गिव अवे करेगी। और गिव अवे कभी नहीं करते हैं, सिर्फ नाम बोलते रहते हैं गिव अवे करेंगे, और बेचारी जो ऑडियंस है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि इसकी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वो है जो लोअर मिडल क्लास है। अब उनको लगता है फ्री में कुछ मिल जाए तो अच्छा है। अब फ्री में वो झुमके मिल रहे हैं या यूज्ड चूड़ियाँ मिल रही है जिसमें से कुछ 2-4 टूटी हुई होंगी, या मतलब कुछ भी मिक्स मैच सा सामान मिल जाएगा, कुछ यूज्ड कॉस्मेटिक मिल जाएगा, तो उन्हें लगेगा चलो फ्री में ही कुछ मिल गया। तो वो कहते रहते हैं हमें दे दो, हमें अपने कपड़े दे दो, हमें दुपट्टा दे दो, हमें हिजाब दे दो, वो सब इसके कहते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फाइनेंशियल हेल्प माँगते हैं। इसने आज तक ₹1 की भी किसी की फाइनेंशियल हेल्प की? वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिन्स एट होम, कि पहले सबसे पहले तुम अपने घर के लोगों को सँभालते हो ना। अगर तुम्हारे घर में ही बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स में से कोई फाइनेंशियली वीक है, तो तुम उसको सपोर्ट करोगे ना। बाहर जाके तुम अनजान इंसान का सपोर्ट तो बाद में करोगे। या तुम्हारी मेड है, उसके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में अगर उसे पैसे की चाहिए ज़रूरत है, या उसको कुछ मेडिकल रीज़न्स के लिए उसको पैसों की ज़रूरत है, तो तब उसकी हेल्प करोगे। लेकिन नहीं, ये कोई भी नोन इंसान हो, उसको पैसों की ज़रूरत हो, ये कभी भी हेल्प नहीं करते। इसका मतलब ये देखो ना कितने क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, रुकैया जैसे लोग। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम सपोर्टिंग रुकैया एट दिस मोमेंट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि रुकैया को अपने ब्लॉग का कंटेंट बनाने के लिए, अपने भाई को तंग करने के लिए, क्योंकि रुकैया का भाई शोएब के बारे में कुछ-कुछ बोलता था, उसको जले पे नमक छिड़कने के लिए रुकैया को 1 महीने अपने घर पे ले आई। राइट? अब 1 महीने उसको यूज़ किया, रुकैया को हम ये दिखाएँगे, रुकैया पहली बार ये कर रही है, रुकैया की बेटी को पहली बार हमने ये दिलाया, रुकैया पहली बार जुहू बीच देख रही है। जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम रुकैया अपने अम्मी के घर में, जो इसकी अम्मी हैं, उनके घर में 10-11 औरतें ज़मीन पे बैठी रहती थी। ऐसा कुछ इसने रुकैया को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया था। लेकिन व्लॉग पे, थंबनेल पे उसके रुकैया की फ़ोटो, रुकैया के नाम के टाइटल, तो ये सब कर के पैसा इसने बहुत छापा। जब रुकैया अपना चैनल बना के बैठ गई, तो एक बार भी इसने अपने मुँह से ये नहीं कहा कि भई मेरी बहन है। पहले तो कहती थी मेरी बहन है।
तो अब एक बार भी नहीं कहा मेरी बहन है, उसने भी अपना ब्लॉगिंग का करियर शुरू किया है फ्रेंड्स, आप उसको भी सपोर्ट करो, नहीं। जबकि ऐसा नहीं है कि अगर ये कह देती तो सारे के सारे लोग जाके रुकैया का चैनल देखने लग जाते। एक बार अगर देख भी लेते ना बस वहीं पे रुक जाते, क्योंकि उसके बाद पर्सनल इंटरेस्ट होता है लोगों का कि उन्हें क्या देखना है। कोई किसी के कहने से लगातार हफ्तों, महीनों, सालों तक ऐसा कोई कंटेंट नहीं देखेगा जिसमें उन्हें इंटरेस्ट ना आ रहा हो। तो ये बस एक होता है सपोर्ट करने वाली, बूस्ट करने वाली कि चलो हमारी तरफ से हमने अपना कंट्रीब्यूट कर दिया, हमने अपनी तरफ से बोल दिया, हमने तुम्हें अपनी तरफ से सपोर्ट कर दिया। लेकिन ये इतनी जेलस है, ये इतना भी नहीं करना चाहती। और नॉट जस्ट रुकैया, जो लोग हैं इसके रिश्तेदार, डॉक्टर सुम्बुल तो सनी की कज़न है। फिर भी उसको भी ये सपोर्ट नहीं करती। ऐसा भी नहीं कि डॉक्टर सुम्बुल से इसको कोई बचपन की कोई दुश्मनी है। डॉक्टर सुम्बुल को ये जानती भी कितनी होगी, लेकिन फिर भी ये उसको सपोर्ट नहीं करती। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके दूर-दराज के लोग हैं, जिन्होंने अपना इंस्टा चैनल खोला, या जैसे मैंने बताया इरफ़ान की वाइफ़ ने अपना यूट्यूब का चैनल खोला। तो मतलब सोचो इरफ़ान की वाइफ़ कोई कितना देख लेगा। और वो भी छोड़ो, सबसे वर्स्ट तो रुखसाना बाजी, मतलब रुखसाना बाजी जो एक मेड है, वो कितना कमा लेंगी, वो क्या ही दिखा के मतलब पैसा बना लेंगी। ये उनसे भी जेलस है कि उनको भी सपोर्ट नहीं किया। और बातें इतनी बड़ी-बड़ी करते हैं, फ्रेंड्स हम तो दुश्मनों को भी सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड्स हमारा दिल करता है कि हम सबको सपोर्ट करें और आप भी करो, अल्लाह देख रहा है, ये वो इतनी बातें फालतू की बनाती है। लेकिन वही है, जब तक इसकी रियल ऑडियंस समझेगी नहीं ना इसके पैतरे, तब तक इसका यूट्यूब का धंधा चलता रहेगा। अब इसका बच्चा उठाना देखो, ये सारे दिन बच्चे का काम इसकी बेटी खाला करती है या फिर रिज़ा करती है। और ये कुछ भी नहीं करती, जब अपना बच्चा भी उठाती है ना, तो बच्चा भी अब इसके पास आने से ऐसा कुछ इंटरेस्ट दिखाता नहीं है। और ये बच्चा लेके घूमती रहती है ना, साफ पता चलता है कि इसको बच्चा उठाना भी नहीं आ रहा। जब ये वाला व्लॉग बन रहा था ना, बच्चा पूरा झूल रहा था, लटक-लटक के देख रहा था और मेरा पूरा ध्यान बच्चे पे। मैंने कहा ये कितनी बेवकूफ़ औरत है, इसको पता भी नहीं है कि बच्चा इतना लटक गया। आप एक सीन में देख सकते हो, इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, इसमें जो मैंने लगाया हुआ है, बच्चा पूरा लटका हुआ है। और ये लगी पड़ी है बातें करने में, फ्रेंड्स ये, फ्रेंड्स वो, और फ्रेंड्स आप बताना, और फ्रेंड्स हम क्या करें, हम गिव अवे कर दें या नहीं करें। अरे भाई, तू बच्चा तो सँभाल ले अपना। बच्चे के नीचे के जो बटन्स हैं वो हमेशा खुले रहेंगे। इतने कपड़े इसके आए थे मोहल्ला में, इतने कपड़े ये खरीदती रहती है, बाकी भी लोग देखते जाते हैं, लेकिन तभी भी इसको ना पहनाने का कोई अकल है, ना बच्चे को सँभालने की कोई अकल है, ना किचन सँभालने की कोई अकल है, ना इसे अपना घर सँभालने की अकल है, ना इसे अपनी हेल्थ सँभालने की अकल है, ना इसे अपने रिश्ते जो होते हैं ना, चलो ससुराल वाले रिश्ते से नहीं निभाने, अपने मायके वाले निभा लो, एक ही भाई है, एक ही भाभी है, वो भी नहीं सँभालने हैं। और अपना मतलब हस्बैंड का ही रिश्ता सँभाल लो, वो भी नहीं सँभाल पा रही हो। सनी इससे दूर भागने के चक्कर में रहता है 24 घंटे। सनी को सोचता है कि मैं किसी तरह इससे बच के इधर-उधर 2-4 घंटे के लिए निकल जाऊँ, उसपे भी पूरे टाइम निगरानी रखती है। तो मतलब ऐसी टॉक्सिक बंदी है, जिस कंट्रोल तो सब कुछ करना चाहती है, लेकिन इसके बस का कुछ नहीं है। तो ये अपने मतलब व्लॉग में जो दिखाती है ना, ये पकड़ी जाती है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है इसकी ऑडियंस कैसे देखती है, या तो मोबाइल पे चला के देखती रहती होगी, घर में काम करती रहती होगी, वो इतना ध्यान से देखती नहीं होंगी। हाँ भई, चल रहा है घर का ड्रामा, ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब इन्होंने खा लिया, अब इन्होंने रेस्टोरेंट में घुमा है, अब इसकी सास आ गई, अब चली गई सास, अब ये रीज़ा बच्चे को सँभाल रही है। बस ये ऐसे चलते-फिरते देखते होंगे। तो वो देखते ही नहीं होंगे ध्यान से कि भई असली में हो क्या रहा है। और इसका सामान देखो, इतना ज़्यादा सामान, घर इतना छोटा-सा है, सामान पे सामान खरीदते चले जाते हैं, ना इन्हें पता होता कि सामान है कितना और कहाँ रखा है, और ना इन्हें किसी को देना। सोचो ये पूरा ड्रॉर्स भरे पड़े हैं मेकअप के, चूड़ियाँ-वूड़ियाँ, और ये अब रमज़ान में फिर से चूड़ियाँ लेके आएगी, और क्योंकि चूड़ियों पे पूरा व्लॉग बनेगा ना, उधर भाभी जी भी तो नाचेंगी चूड़ियाँ पहन-पहन के। भाभी जी भी पूरे कोहनी तक चूड़ियाँ पहनेंगी, और वो भाभी जी का जो है ना हस्बैंड गुरूर, वो जाएगा मोहम्मद अली रोड, ट्रेन पकड़ के साफा बाँध के चूड़ियाँ लेने, वो 15 पैकेट चूड़ियाँ लाएगा, फिर भाभी जी पहन-पहन के इतराएगी, वो एक व्लॉग बनेगा, तो ये पीछे कैसे छूट जाए? तो ये भी अपना व्लॉग बनवाएगी, सनी को भेजेगी, सनी तू भी जा मोहम्मद अली रोड पे। सनी कहा, हम मोहम्मद अली रोड पे नहीं जाएँगे बेटा, हम तुम्हारे लिए यहीं पे खरीद देंगे, अब यही पहन लेना और उसी में व्लॉग बना लेना, बाकी मेरा पीछा छोड़ो। तो ये चूड़ियाँ खरीदना, ये सब करना इसके लिए कंटेंट है। अगर ऐसा नहीं कि इसको नई चूड़ियाँ चाहिए, इसका मन कर रहा है, इसे शौक है, कोई शौक नहीं है। इसके सा मुझे लगता नहीं इसको पर्सनल कोई शौक होगा, इसकी लाइफ़ में इतनी आफ़त रहती होगी कि इसे हर समय ये रहता होगा कि अब मैं क्या दिखाऊँ, अब मैं क्या शूट कर लूँ, अब मैं क्या किसी को यूज़ कर लूँ, नेक्स्ट मेरा व्लॉग क्या होना चाहिए। क्योंकि
अगर किसी की लाइफ में कोई शौक होते हैं ना तो वो दिख जाते हैं। जिस तरीके से रहती है गंदे संदे कपड़े पहन के, बुरा हाल, मतलब जैसे नौकरानियां होती है ना वैसे रहती है। नौकरानियां भी अच्छे तरीके से आती हैं एक्चुअली, मुंबई वगैरह में, दिल्ली में की बड़ी सिटीज में अच्छे से तैयार होके आती हैं वो। लेकिन इसका हाल इतना बुरा रहता है, कोई भी मिसमैच कपड़े पहन के कहीं भी ले जाओ इसे चल पड़ती है। तो इसको मुझे लगता नहीं कुछ भी शौक है इस टाइप का। इसको सिर्फ ये शौक है कि एक जो इज़्ज़त मैंने झूठी इज़्ज़त कमाई है ना, जो लोग मेरे आगे-पीछे घूम रहे हैं, सालों-पे करते, बस वो बनी रहनी चाहिए। इसको सिर्फ़ उस चीज़ का शौक है। परफ्यूम्स, इतने सारे परफ्यूम्स रखे हैं, जो ये ट्रायंगुलर बॉटल है, प्राडा की बॉटल है और ये महँगी बॉटल्स होती हैं। ये मतलब 10-10 हज़ार की बॉटल होती है एक-एक, और पीछे जो परफ्यूम्स है उसमें भी ब्रांडेड होंगे, डिज़ाइनर परफ्यूम्स होंगे। तो सोचो 10-10 हज़ार की बॉटल परफ्यूम्स की लेके आती है, खरीद के रख देती है और बदबूदार कपड़ों में घूमते हैं, 3-3 दिन तक ये नहाते नहीं हैं। तो परफ्यूम्स की मतलब क्या वैल्यू क्या रह गई है? जहाँ भी जाते हैं उन्हीं गंदे कपड़ों में चल पड़ते हैं, तो भैया परफ्यूम खरीद के रख किस लिए रहे हो? खरीदती रहती है क्योंकि नंबर 1 कंटेंट है इसका कि खरीदने जाएँगे, हम दिखाएँगे हमने खरीद लिया। दूसरा कि इतना ईज़ी मनी है, इतना ईज़ी मनी और इतना सारा मनी मिलता है इन्हें यूट्यूब से कि इन्हें ना पैसे की वैल्यू है, ना किसी चीज़ की वैल्यू है। अब देखो सनी जाता है जिम, हर बार हर रोज़ जिम जाता है, इसको बॉडी बनानी है, इसकी मसल्स-वसल बन चुकी है, बाइसेप-वाइसेप बन चुकी है, अपना हीरो बन के घूमता है, लेकिन बीवी को एकदम देहाती सर पे कपड़े डाल के ऐसे रखना चाहता है। ये रिग्रेसिव माइंडसेट शो करता है और इसको बोल रहा है कि नहीं देखो हैदर के बाद ये तुम जिम नहीं जा सकती तो बेटा मैंने ना तुम्हारे लिए ट्रेडमिल ला दी है, मतलब ट्रेडमिल ले आएँगे हम और तुम ट्रेडमिल पे चलो। और सालों पे भी हाँ, हम ट्रेडमिल पे चलेंगे। भाई ट्रेडमिल पे चलना कोई आसान होता है क्या? ट्रेडमिल पे चलना काफ़ी बोरिंग होता है, स्पेशली वो घर में हो तो। अगर बाहर जिम वगैरह में होती है ना तो चलो ठीक है, लोग दिख रहे हैं, सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक मोटिवेशन सा बन जाता है। और जो लोग कहते हैं कि भई स्क्रीन लगी है, टीवी लगा है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। मुझे तो डिज़ीनेस हो जाती है अगर मैं टीवी देखते-देखते वॉक करूँ तो। तो या म्यूज़िक सुनते हुए मुझे पसंद नहीं है, मतलब लोग दिख रहे हैं, एक माहौल बना होता है ना तो तुमसे एक्सरसाइज़ होती है। और ऐसा नहीं कि सालों अप्पी के पास टाइम की कमी है, सालों अप्पी के पास पूरा टाइम है। ये इसका आलस है, इसको कम्फर्ट ज़ोन में रहना है। पहले ये पतली हुई थी क्योंकि ये एक्टिंग करियर में जाना चाहती थी। भाभी को देखा-देखी पतली हो गई थी शादी से पहले। इनफैक्ट शादी में भी ये मोटी हुआ करती थी। जब ये अपने टिकटॉक की रील्स बनाती थी ना, तब ये उस टाइम पे बहुत पतली हो गई थी। तो इसको था मैं एक्टिंग करियर में जाऊँगी, तो एक्टिंग में तो जाना है तो ऑब्वियसली पतले होना ही पड़ेगा। तो नया-नया शौक था लेकिन वहाँ दाल नहीं गली। अब शादी हो गई तो ये तो शुरू में ही कहती थी ना अब शादी हो गई है फ्रेंड्स, अब बच्चा हो गया, अब क्या करना? तो इनका माइंडसेट ऐसा है, इतना रिग्रेसिव है, ऑर्थोडॉक्स लोग हैं ये लोग कि भई शादी हो गई, बच्चा-वच्चा हो गया, अब तुम्हें औरतों को पतला होना, फिट होना, सुंदर होना, मैचिंग की चीज़ें पहनना। जैसे सनी कह नहीं रहा था तुम्हें क्या मैचिंग का सूट दुपट्टा करना, अभी शादी हो गई, बच्चा हो गया। तो मतलब अब तुम जैसे हो वैसे ही रहो और घर में रहो, खाना-पीना खाओ, खाते रहो, पड़े रहो, घर से बाहर मत निकलो। मतलब हमारी औरतें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए और हम जितनी मर्ज़ी आवारागर्दी बाहर करें, बॉडी बनाएँ, लड़कियों के साथ घूमें, जो मर्ज़ी करें, हमें पूरी फ्रीडम है, लेकिन तुम बाहर नहीं निकल सकते। तो ये सनी की मेंटालिटी है, सेम शोएब की भी है। शोएब के में क्या है कि वो ना अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव दिखाने की कोशिश करता है और सनी ऐसा है कि वो तो दिखाने की कोशिश भी नहीं करता, वो तो सीधा ही मुँह पे बोलता है, "नहीं सालो क्या करेगी अभी शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब क्या करेगी अभी? तू ऐसे ही ठीक है।" और वो दीपिका कक्कर जी की तो अलग ही कहानी है, उसकी कहानी के बारे में बात करेंगे, बने रहिए। लेकिन ये सालू अप्पी की कहानी मैं कह रही थी। और अभी तो यूट्यूब चल रहा है, तो सनी इसके आगे-पीछे घूम भी रहा है, इसकी लल्लो-चप्पो कर भी रहा है, इसकी हाँ में हाँ मिला देता है। हाँ बेटा तू बहुत अच्छी है, तू बहुत करती है, सालू बहुत करती है, उसको ना ये सब बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे माँ-बाप खुश हैं। वो सब ड्रामा जो कर रहा है ना, सिर्फ़ यूट्यूब के लिए कर रहा है। 5-7 साल बाद हम लोग तो यूट्यूब पे नहीं देख पाएँगे इन लोगों को। आई होप बिल्कुल ही खत्म हो जाए इनका यूट्यूब का करियर। लेकिन तब इसकी हालत कितनी खराब होगी ये सोचो। इमेजिन कर सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो सालू ओपी को ये डर है कि मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं, मेरे को ये नहीं मिल रहा, मेरा तो करियर खत्म हो रहा है। तो वो इस चक्कर में सोचती होगी शायद थोड़ी पतली हो जाऊँ। लेकिन जब कोई कोलैबोरेशन वगैरह आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा तो फिर इसके पास मोटिवेशन क्या होगा? कुछ भी नहीं, फिर क्यों ये पतले होने की कोशिश भी करेगी? और सनी तो इसे पूरा दबा के रखेगा। और आप ये देखो ये कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान कर रहे थे अजमेर वगैरह और ये स्लीवलेस डेनिम की ड्रेस लाई है और दिखा रही है कि फ्रेंड्स देखो हम ना ट्रेंडी पहनने की कोशिश कर ये बेसिकली निदा को कॉपी करती है। निदा की अभी मैंने 2-4 रील्स देखी वो कहीं स्नो वगैरह में खेलने वेलने गए हैं। वो अच्छी रील्स बनाई है। मुझे
देखो पर्सनली निदा से मुझे कोई लेना-देना नहीं है, ना मैं उसको वैसे कुछ फ़ॉलो करती हूँ, लेकिन उसका जो वॉक वगैरह करी थी, वो ना अच्छी रील बनी थी, एटीट्यूड वगैरह दिख रहा था। तो अब ये उसको कॉपी करती है कि हम ये पहनेंगे फ्रेंड्स, लेकिन ऐसे नहीं पहनेंगे, ये मत सोचना, डरना मत, घबराना मत, हमें ऐसे देख के कि आपको ऐसे देखना पड़ेगा, हम इसके ऊपर शर्ट पहनेंगे। तो भाई दिखाई क्यों रही है तू? अगर शर्ट पहनेगी तो फिर शर्ट पहन के पूरा आउटफिट दिखा ना। नहीं, इसको ये दिखाना है कि भई हम भी कोशिश कर रहे हैं ट्रेंडी बनने की, लेकिन ब फ्रेंड्स वो बात और है कि हम बहुत ही बुरे लगेंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमें कॉपी करने की आदत है, तो हम कोशिश तो करते रहेंगे दूसरों को कॉपी कर के कुछ भी पहनने की। अब ये सनी को शेड कर रही है, सनी की बुराई कर रही है पब्लिक से कि सनी को कितना गुस्सा आता है फ्रेंड्स कि हमने ना इतना क्यूट सा हमने तो मोबाइल कवर मंगाया और फिर सनी ने ऐसे बेटी खाला और रिज़ा के सामने उठा के फेंक दिया और हमारी बेइज्जती हो गई। फिर हम चुप-चुप के रोने लग गए फ्रेंड्स, फिर हम आ गए क्योंकि हमें अपना काम शुरू करना था। तो सनी ऐसे बोल रहा है, "अच्छा तू इसलिए रोई थी कि मैंने तेरा फ़ोन कवर फेंक दिया था?" सनी को तो भाई पता ही नहीं कि रोई किस लिए थी। सनी को पता है कि घर में लड़ाई-झगड़ा होता है, सालू अपी को पता है, बेटी, खाला, रिज़ा जो भी इनके घर में रहते हैं, माताजी उन सबको पता है इनके घर में लड़ाई-झगड़े होते हैं और ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आती हैं, ज़ोर-ज़ोर से दोनों एक-दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं और उन सब ने देखा क्योंकि जो घर में 24 घंटे रहेगा, पूरा माहौल देख लेगा। ऐसा नहीं है कि उनके सामने कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी या उनके सामने सिर्फ़ बनावटी बातें होंगी, तो ऑब्वियसली उन सब ने सब कुछ देखा हुआ है। ये सिर्फ़ सिम्पैथी गेन कर रही थी क्योंकि रेडिट पे थोड़े दिन पहले टी आई थी कि इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते हैं और इसने बहुत खरी-खोटी सुनाई अपनी सास को भी और सनी काफ़ी ड्रिंक-व्रिंक करके घर आता है और जो हमें दिख रहा था व्लॉग में कि लेट नाइट आ रहा है अपनी शर्ट पे नॉट बाँध के आ रहा है और ये सिर्फ़ उसको कवर अप करती रहती है कि फ्रेंड सनी की तबीयत ठीक नहीं है, फ्रेंड सनी की तबीयत ठीक नहीं है। तो ये इस वजह से इनका लड़ाई-झगड़ा हुआ था। तो उसको कवर अप करे कि फ़ोन का कवर फेंक दिया था इसलिए हम रोए थे, इसलिए सनी को गुस्सा आ जाता है कि हमने ऐसा अजीब-सा कवर क्यों लगा दिया और सनी भी उसी पे लगा पड़ा है। फ्रेंड देखो ऐसा ना लड़कियों के चोचले अलग होते हैं, हमको तो फ़र्क नहीं पड़ता कवर हो, नहीं कवर हो और देखो फ्रेंड लेकिन भालू जो चिंता मत कर मैंने तेरे लिए सोच रखा है, एक प्लान बना रखा है, उस प्लान में ना अपन दोनों घूमने जाएँगे, मतलब अपन दोनों तो कहीं जा नहीं सकते और बच्चा तो तुमसे सँभलेगा नहीं, तुमसे पैकिंग होगी नहीं, तुमसे कुछ सँभलेगा नहीं। तो हम 2-4 नौकर जो मौदा से तुम उठा लाती हो ना, वो उन सबको ले चलेंगे और तुम्हारा कंटेंट भी बन जाएगा। तो मेरा प्लान है कि हम दोनों जाएँगे घूमने-फिरने और भालू अपे उसमें नहीं सनी, नहीं। जब भालू अपे की जभी भी तारीफ़ करता है ना सनी, तो ऐसे मुंडी हिला-हिला के नहीं, नहीं करने लगते हैं। अरे! ये क्या है? और भालू अपे भी मतलब सनी को ये अच्छे से जानती है और सनी का टेम्पर हाई है। जैसे नेहा ने भी अपने ब्लॉग में कहा कि सनी का टेम्पर हाई है, चीज़ें फेंकता है, जो हमने देख लिया था कई बार। जो इसने एक प्रैंक खेला था ना, जिसमें ये मोहदा में बैठी हुई थी और इसने कैमरा हाइड करके एक प्रैंक करने की कोशिश की थी। सनी हम तो ऊपर बैठे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, तुम तो सीधा ऊपर आए भी नहीं इसलिए हम गुस्सा हैं और महर वहाँ उसी बेड पे बैठ के काम कर रही है। महर के सामने महर इनके बेडरूम में घुसी हुई है, बेड पे बैठी हुई है, पढ़ाई करने की नौटंकी कर रही है। यहाँ ये हस्बैंड-वाइफ दोनों ये प्रैंक करने की नौटंकी कर रहे हैं और सनी ने उसको ज़ोर-ज़ोर से 2-3 बार मारा भी। मतलब ये सोचो कि प्रैंक में मारा हो हँसी-खुशी में मारा हो, प्यार से मारा हो, गुस्से से मारा हो बट मारा तो ना व्हिच इज़ सो रॉन्ग। इसका मतलब है इसको हाथ उठाने की भी आदत है क्योंकि हर एक आदमी से ऐसा नहीं होगा कि अपनी वाइफ़ को इतनी ज़ोर-ज़ोर से मारने लग जाए मज़ाक में भी। जो इंसान मज़ाक में मार सकता है, खेल-खेल में मार मार सकता है, प्रैंक में मार सकता है, वो गुस्सा आने पे असली में भी मार सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये पिट भी जाती होगी। लेकिन तभी भी सनी बहुत अच्छे हस्बैंड है और सारी लड़कियाँ जो इनके व्लॉग देखती है ना वो मरी जा रही है सनी पे कि सनी जैसा हस्बैंड मिल जाए, सनी जैसा कितना अच्छा है, अपने माँ-बाप का ख़्याल रखता है, ससुराल में रहता है, ससुराल वालों का ख़्याल रखता है। क्योंकि उन्हें ये दिख रहा है कि वो बंदा ससुराल वालों की इज़्ज़त कर रहा है, बीवी के कदमों में बैठा हुआ है, वो बीवी की हर बात सुनता है, उसके कहने पे चलता है, अपने माँ-बाप को भूल गया है, अपने मायके वालों को सबसे रिश्ता तोड़ लिया है, अपने यार दोस्तों से रिश्ता तोड़ लिया है, बीवी के कहने पे ल चलता है, उसको घुमाता-फिराता है, अपनी सासू माँ के साथ घूमता है और जो भी है इसके कज़न-वज़न उनके साथ रहता है। तो उन्हें ये लगता है कि कितना अच्छा हस्बैंड है, ये तो अगर हमें भी ऐसा हस्बैंड मिल जाए तो बस हमारी ही चलेगी, जो हम कहेंगे वही होगा, हमारे घर के लोगों की इज़्ज़त करेगा, हमारे साथ रहेगा और मेरी हर बात सुनेगा, मुझे सर आँखों पे बिठा के रखेगा और मेरे पे कोई प्रेशर नहीं होगा, मुझे ससुराल नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें ये लगता है कि ऐसा ये परफेक्ट पैकेज है। उन्हें ये नहीं पता कि भाई ये सबसे बड़ी बात तो इसमें बहुत सारे ऐब हैं, ये किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, ये ना सालू अपी की रिस्पेक्ट करता है, ना ये सालू अपी के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, ना उसके भाई की रिस्पेक्ट करता है।
और ये सिर्फ़ पैसे के लिए पड़ा हुआ है और सबसे ज़्यादा मतलब ये मतलबी टाइप का इंसान है। तो मैं वो क्लिप लगाती हूँ, मैंने ढूँढ ली साइड में क्लिप, तो आप देखना कि किस तरीके से फुल पावर में जैसे होता है ताकत से मारा है, ऐसे नहीं कि मज़ाक-मज़ाक में एक टैप कर रहा है, एक होता है ना मस्ती में टैप कर दिया चलो हाथ से, वो नहीं है, पूरी ताकत से मारा है। एंड मुझे बहुत खराब लगा था, मतलब ठीक है ये औरत जैसी भी है लेकिन ऐसे किसी को मार नहीं सकते हो तुम। प्रैंक कर रही है मेरे साथ। फोन अच्छा ये प्रैंक बोलने कितनी कितनी प्रैंक कर रही है मेरे साथ। तो आपने देखा क्या नौटंकी चल रही थी? तो मार रहा है मतलब और मेहर बैठे हुए हैं, मतलब इनके यहाँ जो भी चल रहा है ना, जो सारे स्क्रिप्टेड ब्लॉग्स हैं, इनको सबको बताया जाता है कि क्या बोलना है, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब कैमरा ऑन है, रीटेक्स होते हैं, जो इसने खुद ही एक्सपोज़ कर दिया। जो अभी लेटेस्ट व्लॉग आया है मतलब सेकंड लास्ट वाला, जिसमें इसने डार्क चॉकलेट बनाई है और वो सबको टेस्ट करा रही है, खुद ही ड्रामा कर रही है, फ्रेंड्स हम ना ये बताएँगे और फिर पूछेंगे कैसा लगा और सारे लोग बोले अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी है, सालों बहुत अच्छी है, सब ड्रामा कर रहे हैं। उससे नंबर 1 साफ पता चलता है कि कुछ भी खिलाया जाता है, कुछ भी पूछा जाता है, इन सबको अच्छा है बोलना है। कैमरा ऑन होते ही सब तारीफ़ें करेंगे, सब कुछ अच्छा है, चाहे कितना भी बेकार आइटम बनाया हो, लेकिन अच्छा बोलना है, सालू जी को खुश रखना है। बेटी खाला से जब बोला जाता है कि बेटी खाला कैसा है, तो बेटी खाला भी बोलती है, हाँ, वो अच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या है, मीठा कम है, ये है, वो तो बोलते नहीं, नहीं, फिर से अच्छा बोलो। बोलते हैं, हाँ, अच्छा है, लेकिन ये मतलब बेटी खाला से 3-4 बार रीटेक्स कराएँ और बेटी खाला बड़े प्यार से करे जा रही हैं। तो ऑब्वियसली इसके सारे व्लॉग्स में रीटेक्स होते होंगे। महर को पकड़ के बहन है ना महर, तू मेरी बहन है ना, अच्छा-अच्छा बोल दे। हाँ, तो फ्रेंड्स फिर हम महर से पूछते हैं, महर बोलती है, हाँ, सालों पे बहुत अच्छा बनाया और फिर थूकने जा रही है। ये मुँह पे हाथ रख के ऐसे फाड़-फाड़ के मुँह, गला फाड़-फाड़ के हँस रही है, जबकि किसी को कोई हँसी नहीं आ रही है। बेटी खाला, रिज़ा, महर, सनी वो सब बैठे हुए हैं नॉर्मल, कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है इसकी फालतू की नौटंकी में। ये फाड़-फाड़ के मुँह हँसे जा रही है। अगर इतना ही ड्रामा करना है तो खुद खाए ना, नहीं, खुद नहीं खाया है, सबको खिलाई जा रही है और फिर सनी जाके बाथरूम में उल्टी करके आया, नॉट बाथरूम, सिंक में। सिंक में बर्तनों के ऊपर इसने उल्टी की है और सिर्फ थूका-वूका नहीं है साइड में, पूरा उल्टी की है और ये इनको तो हर चीज़ शूट करनी होती है। इसको पता नहीं था कि बैकफ़ायर कर जाएगा, क्योंकि इसे लगा नॉर्मल है। देखो नॉर्मल इन लोगों के लिए सब है, ये यही करते होंगे। तभी तो किसी ने रेडिट पे भी जैसे लिखा था, जैसे नेहा ने भी कहा, पहले भी आया था कि इनके बर्तनों में गुटखे के थूक लगा होता है, कहीं छींटे-वीटे देखे होंगे और वॉश बेसिन में भी छींटे लगे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि महोदय के जितने भी ये अपने यार दोस्त लाया है, वो गुटखा तंबाकू नहीं खाते होंगे? वो खाते होंगे, वो कहाँ थूकते होंगे? वो किसी भी वॉश बेसिन में, किसी भी बर्तन के ऊपर, सिंक में कहीं भी थूकते फिरते होंगे। तो ये इनका हाइजीन लेवल है। क्योंकि एक होता है ना कि इंसान को उल्टी आ रही है, तो वो सबसे पहले किचन के सिंक में नहीं भागेगा, वो सबसे पहले वॉशरूम में भागेगा, रेस्टरूम में भागेगा, क्योंकि उसको पता है ये उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि कहाँ उल्टी करनी है। अगर वो बाथरूम में ना भाग के वो सिंक में भाग रहा है, व्हिच मीन्स तुम्हारे यहाँ कॉमन है थूकना-वूकना इस टाइप का चीज़ें करना सिंक में। और उस बंदे को ये भी परवाह नहीं थी कि बर्तन रखे हुए हैं। उधर महर भी वही करने जा रही है। और महर और ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुझे लगता है ब्रश भी वही करते होंगे, क्योंकि एक बार याद है ब्रश लेके बैठी हुई थी और महर उसने बोला था, "सालो अपी बाथरूम में बाथरूम फुल है ना?" तो सालो अपी ने कहा, "अच्छा हमारा वाला यूज़ कर लो।" व्हिच मीन्स इन सब लोगों को सालो अपी का बाथरूम यूज़ करना अलाउड नहीं होगा। तो अब किसी को हाथ धोने हैं, मुँह धोना है, ब्रश करना है, तो ये लोग सिंक-विंक भी यूज़ करते होंगे आई एम श्योर। तो जिस तरीके से ये इतना कैजुअली, इतना आराम से सिंक में थूक रहे हैं, गार्गल कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि ये ऐसा नहीं था कि कुछ अचानक से किया गया था इन्होंने। और यहाँ पे नमाज़ पढ़ना ऐसे दिखाएँगे और अभी रमज़ान आने वाला है। भई रमज़ान के टाइम पे तो ये पागल कर देंगे। सारे टाइम वही सुबह उठ के सहरी में ये 4 पराठे बनाती हुई दिखेगी, फिर वो सहरी की लस्सी बनाते हुए दिखाई देगा। उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस से सो जाएँगे 4 बजे तक। फिर वो पकौड़े तले जाएँगे, गुलगुले तले जाएँगे, पापड़ तले जाएँगे, फिर वो 15 प्लेटें सजाई जाएगी और सबको नमाज़ पढ़ते हुए दिखाया जाएगा। कभी भाई के घर में दावत, कभी अम्मी के घर में दावत, कभी मेरे घर में दावत और ये 3 रूटीन चलते रहेंगे। इसके घर पहली बार दावत और इस रमज़ान में हैदर की पहली दावत। और यहाँ पे पराठे बना रही थी, तो उसमें वो भी कि अपने लिए इसने पराठे बनाए और रिज़ा अपने लिए अलग से बना रही है। क्यों भई रिज़ा के लिए 2 पराठे नहीं बना सकती थी? या फिर रिज़ा ने ही बनाए होंगे सारे और ये बीच में आके 2 बार घी लगा के चली गई होगी व्लॉग के लिए, वो भी हो सकता है, उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये अपना रोज़ा रख रही है, फिर बता रही है हमने तो 2 साल रोज़ा नहीं रखा, इस पे भी पब्लिक इसके ऊपर टूट पड़ी कि भाई रोज़ा क्यों नहीं रखा? कोई कह रहा है रखना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं रखना चाहिए।
और रोज़े में इसके पास अभी वेट कम ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि रोज़े में तो ये पूरा पकौड़े, समोसे और पराठे सुबह इतने मोटे-मोटे 2 पराठे चाय के साथ खा रही है, उसके बाद ये सो जाएगी। उसके बाद ये रोज़ा इनका ऐसा ही होता है, पूरे टाइम ये रात को जगे रहते हैं, 4-5 बजे सोते हैं। अभी भी रिसेंट व्लॉग में भी ये 4 बजे सोए हैं। तो अब पूरी रात जगे रहते हैं और उस टाइम तक ये कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि दिन छिपने के बाद ये इनका रोज़ा पूरा हो जाता है, तो ये खा सकते हैं जब तक सुबह नहीं होती। तो पूरी रात ये खाते रहते हैं, अपना इंस्टा का काम करती रहेगी, मेहंदी लगवाएगी, चूड़ियाँ पहनेगी, ब्लॉग बनाएगी, सबको जगा के रखेगी और उसके बाद ये सो जाएगी। तो इसके लिए रोज़ा रखना कोई मुश्किल बात नहीं है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये रोज़ा जब रोज़े चलेंगे तब रिज़ा के एग्ज़ाम्स भी चलेंगे, और ये मोहदा जाने की भी प्लानिंग कर रही है। तो ये मोहदा रिज़ा के बिना जा पाएगी, और रिज़ा की फ़ोटो देखो, रिज़ा जो खड़ी हुई किचन में खाना बना रही है, इसकी हेल्थ देखो, मतलब ये कितनी ज़्यादा ओबीस हो चुकी है। लेकिन पराठे खाने हैं भैया, इसको भी पराठे खाने हैं, इसके बस का नहीं है कुछ भी नॉर्मल हेल्दी खाना। ड्रामा इतना करते हैं ये कि हम ना नमक नहीं खाएँगे, हम तो शुगर भी नहीं खाएँगे, और जा के कैफ़े में बैठ के पूरे भर-भर के ग्लास कॉफ़ी पी रही होती है ये, और चॉकलेट खा रही है, सब कुछ खा रही है। और सालू अप्पी जी, अब रमज़ान में अगर मोहदा जाने वाली हैं, तो रिज़ा के बिना जाएगी क्या? और रिज़ा के बिना जाएगी तो रिज़ा आवा के घर रह लेगी? रिज़ा को आवा के घर रहना अलाउड है? मुझे नहीं लगता कि सानू भाई अलाउ करेंगे एक्स्ट्रा मेंबर, क्योंकि सानू भाई के ऊपर खर्चे का बोझ आ गया है, और सानू भाई अब कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए हैं। तो देखते हैं कि रिज़ा के बिना जाएगी या रिज़ा को लेके जाएगी या उसके एग्ज़ाम से छुड़वा देगी, क्योंकि भैया फर्स्ट प्रायोरिटी सालू अप्पी है। सालू अप्पी जो प्लान करेगी उसके हिसाब से चलना चाहिए, पढ़ाई-लिखाई तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं इनकी फैमिली में। वो सब कर करा के सनी आ जाता है अपने माफ़ी माँगने। अब सनी को माफ़ी माँगने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई है क्योंकि रेस्टोरेंट का नाम भी आ गया कि रेस्टोरेंट में भी यही करते होंगे, व्हिच इज़ ऑब्वियस कि करते ही होंगे। और इनका एक ना फिक्स पैटर्न है। ये कुछ भी करते हैं ना, सनी कहता है नहीं हम सफाई नहीं देंगे, सालों अभी अभी कोई सफाई नहीं देंगे, जो हमारा मर्ज़ी है हम वो दिखाएँगे, जो हमारी मर्ज़ी आएगा वो करेंगे। लेकिन जब गालियाँ पड़ती हैं, तो इन्हें डर लग जाता है, कहीं ऑडियंस चली ना जाए। अरे इतना आसान पैसा कहाँ से कमाएँगे? मेहनत करनी पड़ जाएगी। जो हमने अय्याशी पाल रखी है, जब मर्ज़ी कार खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खा रहे हैं, बड़े-बड़े मॉल्स में जाके अनाप-शनाप शॉपिंग कर रहे हैं, वो हमारा लाइफ़स्टाइल तो बिगड़ जाएगा, फिर कैसे करेंगे? तो ब आके पब्लिक से माफ़ी माँगने लग जाते हैं। कितना भी अकड़ लें ये कि हम आपसे माफ़ी नहीं माँगेंगे, हम कोई सफाई नहीं देंगे, जहाँ इन्हें जूते पड़ते हैं, दोनों पति-पत्नी आके बैठ जाते हैं कैमरे के सामने, वो भी लास्ट में। पूरा व्लॉग खींचेंगे, उसके बाद लास्ट में, नहीं फ्रेंड्स हमसे गलती हो गई, अब से हम ध्यान रखेंगे, फ्रेंड ये फ्रेंड हम कभी नहीं थूकते, फ्रेंड वो पहली बार मुँह में आ गया था, उल्टी आ गई थी, फ्रेंड में दिमाग नहीं काम करा, फ्रेंड गुटखे का ज़ोर बहुत चल रहा था, फ्रेंड फिर मैं क्या करूँ, फिर फ्रेंड मैंने सालू को बोला कहाँ थूकूँ, सालू बोलते अपनी माँ के मुँह पे थूक दे, मैंने कहा अपनी माँ के मुँह पे तो नहीं थूकूँगा, तेरे मुँह पे ज़रूर थूक सकता हूँ। फ्रेंड फिर हमने सोचा कि अरे कैमरा ऑन है, क्या करूँ, जल्दबाजी में कुछ दिमाग चला नहीं, फिर मैं भागा-भागा सिंक में गया, वहीं थूक दिया। तो ये सब जो यहाँ पे कमेंट्री करने आता है ना लास्ट में, दोनों डर के मारे कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। ये इसीलिए आता है कि इन्हें डर है। भई जो मेहनत की कमाई करेगा ना वो डरेगा नहीं, जो ऐसे उल्लू बना के कमाई करेगा वो डरेगा कि भई ऐसा ना हो कि पब्लिक उल्लू बनना बंद कर दे। जो अपने दम पे, अपने टैलेंट पे, अपने मेहनत पे कमाएगा, उसे नहीं डर लगेगा इतना ज़रा-ज़रा सी बात पे। अब ये देखो, मेहर को और सासू माँ को छोड़ने जा रही है ट्रेन में, पहले शॉपिंग कराई है जी, बैग नहीं लिया था तो बैग लेने गई, फिर जूते-चप्पल ले रहे हैं, 3-3 4-4 पैकेट जूते-चप्पल लेके आए हैं। और मेहर, मेहर के बारे में बात करते हैं। मेहर को इसने इतना बिगाड़ दिया, इतना कम्फर्ट लाइफ़ दे दी, इतने रंगीन सपने दिखा दिए मुंबई में कि अब मेहर का मन नहीं कर रहा जाने का। मेहर के वहाँ के रिश्ते खराब कर दिए हैं, और मेहर ना यहाँ की रहने लायक बनी है, ना वहाँ जाने लायक बनी है। क्योंकि वहाँ पे सौतेली माँ से इसकी जो स्टेप मॉम है, वहाँ से रिश्ते खराब कर दिए। यहाँ पे मेहर कोई रखना तो चाहती है, लेकिन शायद मेहर नहीं रुकना चाहती है, जो भी कंडीशन से ये अभी जाना है इसे। तो मेहर को लग रहा है मुंबई की लाइफ़ तो कितनी आसान है, खाओ-पियो, रोज़ शॉपिंग करो, रोज़ मॉल में घूमो, सालू ओपी की चापलूसी करते रहो, सालू ओपी अब तो बहुत अच्छी हो सालू ओपी, और 2-4 गले में झूल जाओ उनके, बस इतना ही तो चाहिए सालू ओपी को। ये तो हम दिन में से 15 बार कर देंगे। तो इसको लग रहा है ये लाइफ़ बहुत आसान है। एक टाइम पे इसने कहा था मुझे डॉक्टर बनना है। खैर डॉक्टर बनना कोई आसान बात नहीं होती है। हर बच्चा बचपन में कह देता है मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। लेकिन अगर इसने कहा डॉक्टर बनना है तो शायद उसे इतना तो होगा कि मुझे पढ़ना-लिखना है। और अगर ये मोहदा में रहेगी, मोहदा में पढ़ाई-लिखाई करेगी प्रॉपर तरीके से, मैं ये भी नहीं कह रही कि बहुत एक्सेल करेगी। नॉर्मल एजुकेशन मतलब 12th कर लेगी, उसके बाद जो ग्रेजुएशन कर लेगी, तो एक कहीं डिसेंट सी जगह वहाँ पे कोई जॉब-वॉब मिलने के इसके चांसेस हैं। क्योंकि ऐसी छोटी जगह पे जॉब मिलने के चांसेस शायद ज़्यादा रहते होंगे। लेकिन एटलीस्ट पढ़ लिख तो जाएगी ना।
मुंबई आई तो इसके साथ 2 चीज़ें होंगी। नंबर 1 इसकी हेल्थ पूरी बिगड़ जाएगी। आपने देखा होगा पिछली बार भी जब मुंबई आई थी, तो अच्छी खासी इसकी हेल्थ बन गई थी क्योंकि यहाँ पे तो भैया हर 3 दिन बाद केक कटेगा, बिरयानियाँ आएँगी, कैफ़े में जाएँगे, बाहर खाना खाने जाएँगे। दिन और रात का कुछ इनका लाइफ़स्टाइल मतलब सोने का टाइम फिक्स है नहीं। तो ऐसे में वेट तो बढ़ेगा ही और एजुकेशन का तो बिल्कुल ही बंटा-आधार हो जाएगा। सारे टाइम इसको अपना हैदर सँभालना पड़ेगा और फिर सालू ओप्पी के साथ जब सालू ओप्पी बोलेगी घूमने चलना है तो घूमने जाना पड़ेगा। अब रिज़ा को देख लो, रिज़ा के 12th के क्लासेस मतलब 12th के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और थोड़े दिन पहले कहा था इसने 20 दिन बचे हैं। अब तो 10-12 दिन ही बचे होंगे। कौन-सा 12th का बच्चा 10-12 दिन जिसके एग्ज़ाम्स में बचे हों, वो इस तरह से फालतू धक्के खाता फिर रहा हो। रिज़ा का क्या काम था सालू ओप्पी की सास को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाने का। रिज़ा का कोई रोल नहीं था इसमें। सालू ओप्पी और सनी अपने आप जाते, बच्चा तो थोड़ी देर 2-4 घंटे तो सालू ओप्पी सँभाल ही सकती हैं, आधे रास्ते तो उसकी सासू माँ ही सँभाल लेती। लेकिन नहीं, ये लद के जाएगी, वहाँ पे इसको अपना ज्ञान बाँटना है या सालू ओप्पी से लाद के लेके जाती है कि भई ऐसा ना हो कि 2 मिनट भी मुझे बच्चा उठाना पड़ जाए, तो तुम मेरे साथ चलो। अब सनी को फटाफट शॉपिंग करा रहा है अम्मी जी की, अम्मी अपनी शॉपिंग कर लो, ये बैग ले लो, ये चप्पल ले लो, ये जूते ले लो, रिज़ा अलग चप्पल ले रही है, वो मेहर को अलग वो चप्पलें दिला रही है। भाई तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे हो या तुम शॉपिंग करने जा रहे हो? वो सनी अपने माँ को ड्राई फ्रूट्स भी दिलाएगा, फ्रूट्स भी दिलाएगा, तो देख के तो ऐसा लगता है कि सनी सोच रहा है कि भैया जितना माल बटोरना है बटोर लो, वरना तो मतलब ऐसा ना हो कि सालू ओप्पी को पता चल जाए या दुकान यहाँ पे हमारी बंद हो जाए, फिर कुछ ना मिले। ऐसे भी बड़ी-बड़ी चीज़ों के सपने देखे थे कि प्रॉपर्टी अपने नाम करूँगा, कार अपने नाम करूँगा, वो तो मिल नहीं रही, कम से कम ड्राई फ्रूट और जो छोटी-छोटी जूते-चप्पल है वही खरीद लो। अब मेहर है जो, मेहर अभी सालों पे मेहर की अम्मा बनी फिरती है। हम इसको सँभालते हैं, हम क्योंकि इसको सँभालने वाला वहाँ कोई नहीं है। हम इसके एजुकेशन का सपोर्ट करते हैं। पिछली बार मेहर को इतना ज्ञान दे रही थी कि मेहर देखो छुट्टी मत करना, तुम छुट्टी कर लेती हो, पढ़ाई का नुकसान होता है, देखो हमारी नाक मत कटाना मेहर, हमने तुम्हारे टीचर से बात की, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, छुट्टी मत करना। अब ये 15 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी करके यहाँ पड़ी हुई है। आज कितनी है 6 फरवरी है, ये 2-3 दिन पहले निकली होगी, चलो 1st को निकली होगी, 2 दिन पहले इसका ब्लॉग होगा। 15 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी तो इसने करा ही दी है, अगर 15 जनवरी को स्कूल खुले हैं तो। तो 15 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी करा दी, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई भी नहीं। और यहाँ पे मेहर की बात इतनी करती है, मेहर को हम सँभालते हैं। ये मेहर तो मतलब जब बहुत छोटी थी तब से इसकी मॉम नहीं है, तो मेहर को तब किसने सँभाला? इसने सँभाला था क्या? ये 1 डेढ़ साल से मेहर-मेहर करने लगी है, क्योंकि इसे पता है कि मेहर आई तो लोगों को सिम्पैथी आ गई और लोग उसको देखना चाह रहे हैं। तो इसलिए मेहर को बार-बार पकड़ लेती है। मोहदा जाती है तो पकड़ लेती है, नहीं तो मुंबई में बुला लेती है जब-जब इसका व्यूज़ डाउन होने लगते हैं। तो अगर मेहर की अम्मा बनी है, तो फिर शुरू से ही बनती ना। अभी 1 साल पहले ही अम्मा बनी है ये तो। तो जब मेहर की जैसे किसी ने लिखा था शायद पता नहीं किसी के कमेंट में मैंने पढ़ा था कि जब सबा की शादी हुई थी, तो मेहर और मेहर की स्टेप सिस्टर दोनों सेम कपड़े पहन के सबा की शादी अटेंड करने आए थे। व्हिच मीन्स उसकी स्टेप मॉम ने ही दिलाए होंगे ना दोनों को एक जैसे कपड़े कि चलो दोनों बहनें एक जैसे एक तरह से ट्रीट करती हूँ इन दोनों को। तो वो ध्यान रख ही रही थी। लेकिन इसने आग लगाई है, इसने उनकी लाइफ़ में मतलब मेहर की लाइफ़ में ऐसा ज़हर घोला है कि अब बेचारी मेहर को वहाँ रहना भी मुश्किल हो रहा है। और मेहर उस टाइम नादान थी, बेवकूफ़ थी, इसकी बातों में आ गई होगी। क्योंकि होता है ना छोटा-सा लालच दिया, बच्ची तो है वो, तो उसकी बातों में आ गई कि हाँ भई जीन्स मिलेगी, 2 जीन्स मिलेगी, 4 टी-शर्ट मिलेगी, 1 बैग मिलेगा। अब जो सालू अप्पी कहती है हम कर देंगे, जो सालू अप्पी बोल रही है कि ऐसे-ऐसे बोलना है कैमरा में, हम बोल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो इस लालच में आ गए और सालू अप्पी को अच्छा कंटेंट मिल गया। सालू अप्पी ने अपना पैसा बना लिया, सालू अप्पी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी वज़ह से किसी का रिश्ता टूटे, किसी को परेशानी हो, किसी की लाइफ़ ख़राब हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साल ओपी ने बेचारी मेहर की लाइफ खराब कर दी और पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई करती रहती है। भई पढ़ाई 15 दिन का तो इसने वैसे ही लॉस करा दिया पढ़ाई का और रिज़ा की पढ़ाई का तो इसने परमानेंट लॉस करा रखा है। उसका तो मुझे लगता नहीं कि वो 12th पास भी हो पाएगी। और सनी की जो माताजी हैं, जो सबा की सासू माँ हैं, वो तो इतना प्यार लुटा रही है, इतनी नौटंकी कर रही है, इतनी एक्टिंग कर रही है 2-3 ब्लॉक से। उन्हें समझ आ गया कि भैया इनका मेन कंटेंट अम्मी जी बनी हुई है, तो अम्मी जी को रिप्लेस करना है मुझे अपने आप से। तो बड़ी ठुमक-ठुमक के बातें कर रही है। अरे सालू बहुत अच्छी है, चॉकलेट बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है मेरी प्यारी बेटी, बहुत अच्छी है, कहाँ थूकूँ तुम्हारे मुँह पे थूक दूँ? चबाई तो नहीं जा रही लेकिन हाँ, अच्छी बहुत है। तो वो इतनी फुल फ्लेज नौटंकी करने में लगी है। सबको समझ आ गया है कि भैया नौटंकी का पार्ट बनो और चीज़ें लो। बस
सिंपल सा रूल है सालू ओप्पी का, मेरी तारीफ करो, नौटंकी का पार्ट बनो, जो मैं बोलूँ वो करो मेरे ब्लॉग में, और बाकी तुम्हें 2-4 रेज़गारी में डाल दूँगी। तुम्हें जूते, चप्पल, पर्स चाहिए वो मैं दे दूँगी, 2-4 सूट दे दूँगी, बस खुश रहो। इससे ज़्यादा उम्मीदें मत करना। ये मत समझना मैं प्रॉपर्टी तुम्हें इनाम कर दूँगी। ये मत समझना तुम्हें मैं कैश दे दूँगी, तुम्हारा बैंक बैलेंस बना दूँगी। कुछ नहीं करूँगी। सिर्फ़ व्लॉग में 2-4 छोटी-मोटी चीज़ें दे दूँगी और आधे से ज़्यादा वो चीज़ें मेरी फ्री की आई होती हैं, लेकिन वो भी दिखा के दूँगी कि देखो हम रिज़ा को सूट दे रहे हैं, देखो हम इसको चप्पल दे रहे हैं, देखो हम सासू माँ को एक बैग दे रहे हैं, वो सब करके, और उसमें तुम चूँ नहीं कर सकते हो। तो तुम्हारी कितनी भी बेइज़्ज़ती होए तो होए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये है साल ओप्पी का जहान। अब बात करते हैं भाई साहब की। भाई साहब जी, सानू भाई जी वो पहुँच गए हैं खिम्सर अपनी माताजी को लेके। माताजी का एक ही काम है, सुबह तैयार हो जाओ, अच्छा-सा एकदम रानी कलर का सूट पहनेंगे, हम रानी कलर का एकदम दुल्हन बनेंगे। दुल्हन बन के माताजी तैयार हो जाती हैं। उसके बाद माताजी का होता है अटैक खाने पे। भई खाना खिला दो, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी। और माताजी और इन सबको लेके ये पहुँच गया है वहाँ पे सैंड ड्यून्स पे। अब सैंड ड्यून्स वाली जगह पे लेके गया है, वहाँ चला किससे जाएगा? इनके यहाँ 3 तो बुज़ुर्ग हैं। बुज़ुर्ग मतलब 60 प्लस 65 प्लस जो उनको बुज़ुर्ग ही मानेंगे। पापा की हेल्थ वैसे ही खराब रहती है इसके। मम्मी से इसे चला नहीं जाता, और जो दीपिका की मम्मी है शी इज़ ऑल्सो 70 प्लस, सो शी ऑल्सो इज़ नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली, और रेत में चलना कोई आसान नहीं होता है। ये इन तीनों को लेके वहाँ पहुँच गया है। रेहान तो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं था इस पूरे शो में, क्योंकि रेहान का कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है। उसको सिर्फ़ एज़ एन असिस्टेंट लेके गए हैं। और दीपिका कक्कर का मतलब जो है ना इंटरेस्ट साफ दिख जाता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस मोहदा की फैमिली के साथ घूमने में, और ज़बरदस्ती ही बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है करती रहेगी वो। यहाँ पे शोएब हर सीन को दिखा के देखो ये यहाँ पे ये वाला गाना शूट होता है, ये वाला यहाँ पे ये सीक्वेंस शूट होता है। माताजी को कोई याद भी नहीं है। माताजी को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, ना उन्हें याद कि कौन-सा गाना, कौन-सा सीक्वेंस, माताजी को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, कौन-सा शूट हुआ था दीपिका के साथ, शूट हुआ था, क्या किया था तुमने ससुराल सिमर का, वो तो 15 साल पहले किया था। अरे नहीं अम्मी, ये वाला नहीं, वो गाना दिखाया था ना वो पूरे पलटन को बिठा के जिसमें हम भाग रहे हो पागलों की तरह, फिर दीपिका भाग रही है, फिर हमने रोमांस किया। अच्छा, अच्छा वो हाँ, शर्म तो आई थी बहुत देख के, लेकिन क्या करें, देखना पड़ता है ना, जब तुम बिठा के सबको दिखाते हो तो हमें देखना पड़ा, बोलना भी पड़ा, अच्छा है, बात अच्छा है। तो हाँ, तो वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे डीडीएलजे का तुझे देखा तो ये जाना सनम वाला गाना शूट हुआ हो कि भैया ब्लॉकबस्टर सॉन्ग था, हर किसी को याद है, सीन बाय सीन याद है कि भई अब वो तो मेमोरी से इरेज़ ही नहीं हो सकता, तो वो सीन दिखाने में कि हाँ भई ये यहाँ शूट हुआ था, ये वाला सीक्वेंस यहाँ शूट हुआ था, माताजी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। और ये सबको बिठा के ले चला ड्यून्स-व्यून्स में। अब वहाँ हवा चल रही है और दीपिका के 2 सूट टंगे हुए पीछे, पीछे रेहान शूट कर रहा है। एक यहाँ पे कैमरे से इस साइड से शूट हो रहा है, एक उस साइड से शूट हो रहा है। दीपिका की माँ एकदम चश्मा टाँग लेती है, जहाँ भी जाना हो भैया। दीपिका की माँ को दिखना होता है मॉडर्न। अब ये जो ना खिम्सर वाला सारा इनका कोलैब था। खिम्सर के जो इंस्टाग्राम का हैंडल है, उन्होंने इनके पोस्ट और रील लगा रखे हैं व्हिच मीन्स कोलैब था। तो चलो भई कोलैब था, फ्री में मिला, पहुँच गए अपना टब्बर लेके। अच्छा किया पहुँच गए, माताजी को थोड़ा घुमा-फिरा दिया, पिताजी को भी थोड़ी एक आउटिंग मिल गई। लेकिन यहाँ पे कोई खुश नहीं था। वो एक बहुत थकेली वाइब आती है इनके साथ, क्योंकि ये आपस में बात नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक राज खोला। वो राज ये था, क्योंकि अभी तक ये दिखा रहे हैं ना हमारी फैमिली तो बहुत अच्छी थी, हमारे यहाँ ये सब था ही नहीं कि सास-बहू वाला। हमारी अम्मी ने तो हमारी मम्मी से भी ज़्यादा प्यार किया। जो दीपिका कक्कर ने एक इमेज क्रिएट की थी कि उसको बहुत ही वार्म वेलकम मिला अपने ससुराल में। एक होता है ना ओपन आर्म से उसको एक्सेप्ट किया गया, यही उसने बताया था, यही नैरेटिव सेट किया था ना कि मैं अब आई थी एक ब्रोकन फैमिली से और एक ब्रोकन मैरिज से, तो मुझे तो यहाँ इतनी इज़्ज़त से नवाजा, सर आँखों पे बिठाया। अब इन्होंने उस चीज़ को मतलब तोड़ा है। यहाँ पे आके ये जो बैठे थे, एक तो सास-बहू इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हैं कि सास के साथ दीपिका कक्कर बैठना तक नहीं पसंद करती कभी भी। बस वो अपनी ड्यूटी पूरी करती कि अम्मी जी को खाना है तो मैं टेबल साफ कर देती हूँ, अम्मी जी का खाना डाल के दे देती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके साथ बैठ के बातें करे या बैठ के उनके साथ ऐसा कुछ एक अटैचमेंट दिखाए, वो सब कुछ नहीं है। व्लॉग बनाने के लिए कितनी भी ज्ञान पेल देंगे ये लोग, लेकिन वैसे जेन्युइन कनेक्शन कुछ नहीं है इनका। इसको दीपिका कक्कर को अपनी बहू वाली इमेज बरकरार रखनी है। ये भूल चुकी है कि भई अगर टीवी इंडस्ट्री में अगर इसे दोबारा कभी रोल मिला भी ना, तो अब बहू का नहीं मिलने वाला, अब सास का मिलने वाला है, तो ऊपर बैठना सीख जा।
ज़मीन पे बैठ के लोगों को सर्व करना, सबको खिला के सब उसके बाद में खाना, ये ड्रामेबाज़ी छोड़ दो अब। अब चौड़े होके ऊपर बैठो क्योंकि अभी तुम्हें सास के रोल मिलने वाले हैं। जैसे तुम्हारी सासू माँ बैठती है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमको खिला दो, हलवा खिला दो, डायबिटीज़ है तो कोई बात नहीं, 2 इंजेक्शन और लगवा लेंगे, लेकिन हलवा पूरी प्लेट खाएँगे हम। अब ये जो देखो जगह बहुत सुंदर थी, जो सैंड ड्यून्स वाली थी, काफ़ी अच्छा इन्होंने 2-3 शॉट्स अच्छे लिए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो जगह। तो ये बहुत सुंदर पिक्चर थी जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये देखो। अब वहाँ खा-पी के ये लोग सो गए, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब देखा जाए तो करे क्या? ये बातें तो किससे करें? अब बात ही करनी है तो बात तो वैसे ही सारे लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो बात तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। घर से बाहर निकले हैं तो एक होता है ना घूमने-फिरने के लिए, अब घूमने-फिरने में भी ऐसी जगह लेके आए सैंड ड्यून्स में जहाँ पे ये चल नहीं सकते। रेहान अलग सो गया पक्के, माताजी अलग झूला तोड़ रही हैं, वहाँ झूले पे सो गई हैं, पिताजी अलग झूले पे सो गए हैं, रेहान सब सब खा-पी के सब सोने चले गए। अब दीपिका कक्कर को अपनी नौटंकी करनी थी, उसे अपने सूट बेचने हैं, वो सूट पहन के पागल हुई पड़ी है। ये देखो बहुत अच्छा है ना, हाँ, ईद के हिसाब से बनाया मैंने। कुछ लोगों को बड़े सिंपल पहनने होते हैं ना अम्मी, बहुत सिंपल, तो उनके लिए है ये। वो अपना सूट बेचने में लगी है, बेचारी के सूट नहीं बिक रहे हैं, मोटापा बढ़ता जा रहा है, सूट बिक नहीं रहे, ना ज्वेलरी बिक रही, ना सूट बिक रहे, ना व्लॉग चल रहे। इसकी अलग हालत खराब है कि अब हम पकाएँ तो पब्लिक को कैसे पकाएँ? तो यहाँ पे अपना सूट के चक्कर में नाच रहे, रील बना रहे, इतना डीप नेक का इसने सूट पहना हुआ है और उसमें कहते हैं हम जिस्म की नुमाइश नहीं करेंगे, हम जिस्म की नुमाइश जिसको करनी है वो करे, मैं नहीं करूँगी। तो भाई ये किसके लिए पहना है? अगर तुमने पब्लिक के लिए बनाया तो फिर तुम खुद क्यों पहन के जिस्म की नुमाइश करते फिर रहे हो अपने सास-ससुर के सामने? तुम भी दुपट्टा डाल के खाना बनाती है ना किचन में, तो सर पे दुपट्टा डाल लेगी। लेकिन जब इन पर्सन सामने घूम रही है तो भैया फिर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर ऐसे ही घूमेगी। तो इनका तो भैया मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता है दुपट्टा डालने का। अच्छा ये सीन था वो जब शोएब इब्राहिम कहता है कि देखो रिश्ते ऐसे नहीं होते, वैसे होते हैं, ये है, वो है, चीज़ें ऐसी होती हैं, सो गाइस चीज़ें बिगड़ जाती है तो फिर चीज़ें सुधारनी पड़ती है, तो फिर चीज़ें मैंने कैसे सुधारी मैं बताता हूँ। तो जब दीपिका आई थी तो मेरी अम्मी और दीपिका बहुत प्रॉब्लम होती थी, चीज़ें बहुत बिगड़ गई थी, तो फिर मैंने चीज़ों को सुधारने के लिए एक चीज़ की, वो मैं बताता हूँ वो चीज़ क्या थी। तो वो चीज़ ये थी, सबसे पहले मैंने शर्ट के 4 बटन खोले और उसके बाद मैंने कहा मैं अपनी चीज़ें लेके, जो कि सामान बोलते हैं जिसे, वो सारा उठा के मैं 1 महीने के लिए गायब हो गया और मैंने किसी को नहीं बताया मैं कहाँ हूँ और मैंने कहा कि अपनी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट करो। तो बेसिकली इस बंदे ने एस्केप ढूँढा और सोचो छोटी-मोटी फाइट्स नहीं होती होंगी, अच्छी खासे फाइट्स होती होंगी, अच्छे खासे झगड़े होते होंगे, तभी ये बंदे ने ऐसा स्टेप लिया कि मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ 1 महीना, अब मैं दोनों पार्टीज़ के साथ इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता, मैं सॉर्ट आउट नहीं करना चाहता, इस चीज़ को तुम अपने आप सॉर्ट आउट कर लो। और शायद दीपिका को समझ आ गया कि ये बंदा कोई हेल्प नहीं करेगा और मुझे लगता है ये शायद शादी से पहले की बात है क्योंकि शादी के 3 महीने बाद तो ये बिग बॉस में चली गई थी और उसके बाद से तो बहुत जल्दी ही कोविड शुरू हो गया था। तो उसके बाद से तो इनकी चांदी-चांदी हुई है, तो ये शादी से पहले की बात है, जब ये लिव इन में रहते थे। अब ऑब्वियसली माताजी एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आई हैं, माइंडसेट डिफरेंट है। एक मेरा जवान लड़का एक मैरिड वुमन के साथ इन्वॉल्वड है जिसका एक बच्चा भी है सपोज़िटली। अब उसको भी हिंदू धर्म से, तो कैसे वो एक्सेप्ट कर ले? वो उम्र में भी बड़ी है, तो कैसे एक्सेप्ट कर ले? माताजी को तो लगेगा हमारे बेटे के लिए एकदम हूर की परी आएगी जो हमारे हमारे धर्म की होगी और हमारे आगे-पीछे घूमेगी टाइप्स। तो माताजी के सपने चूर-चूर हो रहे थे। तो और दीपिका को मुझे लगता है कि शायद एक पब्लिक वैलिडेशन चाहिए था बिकॉज़ शी वाज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड विथ दिस गाय एंड एवरीबॉडी इन द इंडस्ट्री न्यू अबाउट इट। तो उसको ये चाहिए होगा उस ज़माने में बैक देन, अभी तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम बदल रहा है। मतलब आज से 8-10 साल पहले उसको ये लगता होगा कि नहीं अभी तो मुझे इससे शादी करनी ही पड़ेगी बिकॉज़ आई ब्रोक माय फर्स्ट मैरिज बिकॉज़ ऑफ हिम एंड नाउ इफ ही लीव्स मी देन आई विल बी द बिगेस्ट लूज़र। तो इसने सोचा कि मुझे कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ क्यों ना करना पड़े, आई विल गेट मैरिड टू हिम। तो मुझे लगता है कि इसने ना सिर्फ़ पब्लिक वैलिडेशन के लिए, एक अपनी इमेज बनाने के लिए, एक अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए इससे शादी की और इस शादी में ना सबसे बड़ी लूज़र दीपिका कक्कर है। इसने अपना सब कुछ खोया है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपनी फ्रीडम, सब कुछ खोया है और अपने दम पे पैसा कमाती थी और पूरे परिवार को पालती थी। कैन यू इमेजिन? एक होता है ना बंदा भी कमा रहा है, बंदी भी कमा रही है, चलो ठीक है, हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है तो हम कर भी लें। इसने ही वन साइडेड एडजस्टमेंट हुआ है इसमें, सिर्फ़ इस शादी में वन साइडेड एडजस्टमेंट हुआ है। दीपिका कक्कर की सास को तो छोड़ दो, उन्होंने जो एडजस्टमेंट करना था वो करे ना करे, लेकिन शोएब इब्राहिम ने क्या एडजस्टमेंट किया है। दीपिका कक्कर वहां बोलती है हमारे यहाँ मंदिर की घंटियां सुनाई देंगी और अजान। दीपिका कक्कर को अपने घर अपना धर्म तक चूज करने की इजाजत नहीं थी, उसको कन्वर्ट भी होना पड़ा।
अगर इनके घर में इक्वालिटी की बात होती, तो इक्वालिटी तो फिर यहीं से शुरुआत हो जाती ना कि भई तुम भी तुम्हें जो भी रिलीजन मानना है तुम मानो और मैं अपना रिलीजन मानूँगा, तुम अपना मानते रहो, इक्वल रखेंगे। मैं तो कोई चीज़ तुम पे फ़ोर्स नहीं करूँगा। तो वो होती है इक्वालिटी। इक्वालिटी की बात होती है कि अगर शोएब इब्राहिम को बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाने, बाहर घूमना-फिरना पसंद नहीं है, तो दीपिका कक्कड़ को इतनी फ्रीडम तो होती कि अगर उसे अपने फ्रेंड्स थोड़े बहुत मेंटेन करके रखने हैं, तो वो बना तो सके। उसको सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है। शोएब इब्राहिम ने अपनी पूरी फैमिली इससे पलवा दी, लेकिन दीपिका कक्कड़ से उसकी फैमिली सारी छुड़वा दी। तो ये इक्वालिटी नहीं है, ये रिश्ता इक्वालिटी का था ही नहीं और है भी नहीं। में सिर्फ दीपिका ही झुकी है और जब तक इस शादी में दीपिका रहेगी, उसे झुकना ही पड़ेगा। यहाँ पे देयर इज़ नो अदर वे। तो आप सोचो जो इंसान कमाता भी नहीं हो और अपनी पूरी फैमिली को नॉट जस्ट हिमसेल्फ, हिज एंटायर फैमिली वाज़ डिपेंडेंट ऑन हर फाइनेंशियली। वो अपनी इतनी चलाता हो कि मेरे हिसाब से रहोगे, मेरी फैमिली के हिसाब से रहोगे, तो सोचो जब उस इंसान के पास 4 पैसे आ जाएँ तो कितनी अकड़ दिखाता होगा। अब ये वहाँ सैंड ड्यून्स पे जाते हैं क्योंकि ये सारंगी-वारंगी जो भी ये बजा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, वो सुनाना था और व्लॉग बनाना था। अब रेहान को वहाँ चढ़ाया गया है। भई हस्बैंड-वाइफ वो मोमेंट एन्जॉय कर लो ना। तुम्हें ये दिखाना है कि हम बड़ा सुकून में बैठे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हम सनसेट देख रहे हैं। तो ये रेहान को पीछे क्यों बिठाया गया है भई? मतलब मुझे ये समझ नहीं आया रेहान को क्यों लाद के लेके गए हो? रेहान ने ना कोई वहाँ बात की है, ना उसने एन्जॉय किया है, ना वो कभी कुछ खुश दिख रहा है। वो सिर्फ़ तुमने जब भी कैमरा उसके मुँह पे किया है ना, उसने बस 4 बातें की हैं, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून है, ये वो ड्रामे किए हैं। रेहान का प्योरली टाइम वेस्ट किया है इन्होंने वहाँ ले जाके। और इसने व्लॉग में अपनी अम्मी से पूछा खाना खाते वक़्त ये खाना खिलाने ले गया था, वहाँ बिठा के पूछ रहा है कि बताओ खुश कैसे रहा जाए? अम्मी भैया बेटा हमें फालतू बातें मत करो, खाने की प्लेट के सामने हमें फालतू बातें ज्ञान-व्यान की बातें समझ नहीं आती, पहले खाना खा लेने दो फिर बात करेंगे। माताजी से पूछ रहा है, रेहान से पूछ रहा है, बाकी लोगों से पूछ रहा है। देखो खुश रहना का कोई लेना-देना पैसे से नहीं होता। जब इनके पास कम पैसे थे ना, ये ज़्यादा उछलते-कूदते थे, इनका फैमिली बॉन्ड थोड़ा-सा अच्छा दिखता था, एक-दूसरे के घर ज़्यादा आते-जाते थे और मतलब स्टार्टिंग के ब्लॉग्स की बात कर रही हूँ और एक-दूसरे को जेन्युइनली मतलब प्यार दिखाते थे, थोड़ा बहुत तो प्यार जेन्युइनली दिखता भी था। लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है। तो अब इनके पास पैसा बहुत आ गया है, तब नया-नया पैसा आ रहा था तो खुश भी बहुत थे। अब पैसा आ गया है, अब एक टाइम के बाद पैसा इतना भी एक्साइटमेंट नहीं देता इन्हें। कारें खरीद रहे हैं बड़ी-बड़ी, प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, लेकिन इनके मन में ना एक डर रहता है हमेशा कि ये ईज़ी मनी चली जाएगी और कोई काम मिल नहीं रहा है, आगे क्या करेंगे, आगे का फ्यूचर क्या होगा? और इतना पैसा ये फालतू बर्बाद करते हैं बड़ी-बड़ी कारें लेके, मुझे समझ नहीं आता शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ जबकि इनका कोई कनेक्शन नहीं है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं कि इन्हें कहीं जाना हो, कोई इन्हें जज करेगा। तो उस हिसाब से मतलब अपने लाइफ़स्टाइल दिखाएँ कि बड़ी-बड़ी कारें, लग्ज़री कारें खरीदें, 1-1 करोड़ की कार जो खरीद रहे हैं ये। इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये कहीं नहीं जाते, कोई इनके घर नहीं आ रहा है, ये किसी के घर नहीं जा रहे, कहीं इन्विटेशन नहीं मिलता इन्हें, कहीं किसी अवार्ड शो में नहीं जाना इन्हें, लेकिन कारों में पैसा बर्बाद करना है। रिश्तेदारी में भी इनका कोई नहीं है, सारे मोहल्ला के करीब रिश्तेदार हैं, तभी भी इन्हें पता नहीं किस चीज़ के लिए शो ऑफ करना है। और रही बात खुशी की, तो देखो खुशी अब इनके पास बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो रिश्ते हैं ना इनके खुद के घर के, वो सारे उसमें क्रैक्स आ चुके हैं अच्छे खासे। और बाकी इनका कोई काम-वाम मिल नहीं रहा इन्हें, बाकी इनका कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स है नहीं जिनके साथ इनका कोई कनेक्शन हो, तो एक रूम में ही पड़ा रहता है ये। 5 बीएचके में दीपिका अलग अपने बेडरूम में पड़ी रहती है, आधे से ज़्यादा टाइम सोती रहती है। जनाब अपना सोफ़े पे पड़े रहते हैं, इंस्टा पे अपनी रील्स देखते हैं। तो एक लाइफ़ में ना इनका बहुत बोरिंग फ़ेज़ चल रहा है। तो खुश तो होंगे नहीं, टेंशन रहती होगी, डिप्रेशन आता होगा, तो करे क्या? तो अब इसको चाहिए पब्लिक से पूछ रहे हैं कि खुश रहने के लिए क्या करें? और दीपिका अपना ज्ञान बाँटते हैं रिश्तों का, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई रिश्ते दीपिका कक्कड़ समझाएगी और इन्होंने साफ बता दिया कि भैया दीपिका की सासू माँ इतना लड़ते थे कि शोएब घर छोड़ के ही भाग गया। एक तरीके से यही हुआ ना और इसने कॉन्टैक्ट ही नहीं बनाया। फिर आपस में इन दोनों ने सेटल कर लिया और अब ये समझ आता है कि इसलिए दीपिका की सास दीपिका के घर नहीं रहती क्योंकि अब पापा की तबीयत खराब हुई तो शोएब ने बोला होगा कि नहीं पापा को अगर अम्मी के भरोसे छोड़ दिया जाए, वैसे वो घर छोटा है, उसमें रिज़ा रेहान भी रहते हैं, सालू अपी भी रहती थी तब तक, तो देव भैया वगैरह कैसे रहेंगे?
क्योंकि अकेले तो पापा मैनेज नहीं कर सकते सब चीज़ें। तो इसलिए पापा को ऊपर लेके आया वो, और इसलिए उन्होंने एक रूम दे दिया और देव भैया लगा दिए कि परमानेंटली वो सँभालेंगे, ताकि बाकी घर वालों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए। जबकि शानु भाई पूरे टाइम घर में ही रहता है, लेकिन चलो अच्छी बात है उन्होंने एक परमानेंट हेल्प लगा दी। लेकिन ऐसे में माताजी भी तो ऊपर रह सकती थी ना। जब 5 बीएचके बनाया है, लोग तो एक-एक कमरे के घर में भी जॉइंट फैमिली में, जॉइंट इन द सेंस सास-ससुर के साथ रहते हैं, और जिनके पास स्पेस है तो वो आराम से रह सकते हैं। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो इतना रिश्तों का ज्ञान देते हैं, इतना प्यार मोहब्बत दिखाते हैं आपस में कि भई हमारी अम्मी ने तो हमारी मम्मी से भी ज़्यादा प्यार किया, व्हिच मीन्स एक बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार उसकी माँ ही कर सकती है। अब कोई ऐसा इंसान जो उसकी माँ से भी ज़्यादा प्यार कर दे तो बिल्कुल भगवान जैसा हो गया। जब तुम्हारे लिए तुम्हारी भगवान जैसी माँ तुम्हारी बिल्डिंग में रहती है, तुम उन्हें अपने घर में क्यों नहीं रख लेते? दिन रात पूजा करो, उनकी चरण धो के पियो, तो क्यों नहीं रख लेते हैं? अब बात समझ में आई ना कि लड़ते हैं ये दोनों, रिश्ते बिल्कुल खराब है इन दोनों के, एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे के साथ 5 मिनट बैठ के बात नहीं कर सकते। इसलिए दीपिका कक्कर के घर अम्मी जी नहीं रहती, और वो कभी रहेंगी भी नहीं, दीपिका कभी रहने भी नहीं देगी। तो अब ये बात अब क्लियर हो गई कि इसके माँ-बाप अकेले क्यों रहते हैं, अलग-अलग क्यों रहते हैं। अब एटलीस्ट ये बात तो शोएब ने क्लियर कर दी। तो थैंक यू शोएब इब्राहिम फॉर क्लियरिंग दिस आउट। अब पब्लिक नहीं पूछेगी कि क्यों रहते हैं वो अलग-अलग। और दीपिका कक्कर अब नाटक करना बंद कर दो कि तुम्हारी मम्मी से ज़्यादा प्यार तुम्हारी अम्मी ने किया है। ये डायलॉग मारना ना अब छोड़ दो। अब बात करते हैं आज के ब्लॉग की, और आज का ब्लॉग ना काफ़ी इरिटेटिंग था। ये सब लोगों को लेके दरगाह पे चला गया है, और दरगाह पे जाने वाले कौन-कौन हैं? शोएब इब्राहिम की फैमिली तो है ही ऑब्वियसली, देव भैया भी हैं, और दीपिका की मम्मी भी है। भाई दीपिका की मम्मी को क्यों लाद के लेके जाया गया है? दीपिका की मम्मी ने थोड़ी ना इस्लाम धर्म कबूल किया है, और दीपिका की मम्मी को भी वो फूलों वाली टोकरी दे दी और वो इधर-उधर देख रही है। क्लियरली दिख रहा है कि शी इज़ नॉट हैप्पी अबाउट दिस सिचुएशन, लेकिन वही वो ड्रामे का पार्ट बन रही हैं। आप देख सकते हो उनके एक्सप्रेशन, शी वाज़ नॉट लुकिंग हैप्पी। वहाँ उनको ले गए हैं, फूलों की टोकरी दे दी है। मैं ये नहीं कह रही कि अजमेर शरीफ में सिर्फ़ मुस्लिम ही जाते हैं, हिंदू वगैरह भी जाते होंगे, सब लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये सिर्फ़ ब्लॉग के लिए ड्रामा किया जा रहा है। और अगर शोएब इब्राहिम तुम इतना ही जैसे कि दिखाते हो ना कि हम सबको बराबर की इज़्ज़त देते हैं, सबको प्यार देते हैं, तो अपनी बीवी के साथ मंदिर भी चले जाओ। चलो तुम्हारी बीवी ने तो इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, वो तो माशाअल्लाह से ऊपर अभी आएगी नहीं, लेकिन दीपिका की मॉम ने नहीं कबूल किया है। उनके साथ मंदिर वगैरह चले जाओ, कभी अपनी पूरी फैमिली को लेके, तब दिखाओ हिम्मत। अपनी फैमिली को भी छोड़ो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी फैमिली कुछ ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो, वो नहीं जाना चाहे, लेकिन तुम तो बहुत प्रोग्रेसिव बनते हो ना, तो तुम अकेले जाओ अपनी मम्मी के साथ, जाओ मंदिर-वंदिर, घंटियाँ-वंटियाँ बजाओ, दीपिका को भी लाद के लेके जाओ, क्योंकि दीपिका का सपना था ना कि उसके घर में मंदिर की घंटियाँ बजेगी। भई घर में तो बज नहीं रही, असली मंदिर में जहाँ घंटियाँ बज रही है, वहीं ले जाओ एक बार दीपिका को। शायद उसका कुछ जो एक वो होता है ना तिलिस्म, एक इल्यूज़न टूटेगा कि मेरे ससुराल वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। हो सकता है मंदिर की कुछ घंटियाँ सुनाई दे उसके कानों में, तो उसको रियलिटी समझ आए। लेकिन नहीं जी, ये सब कुछ नहीं दिखाएँगे ये एक सर्टेन टाइप की ऑडियंस को खुश करते रहते हैं, और सारे के सारे दरगाह में गए हैं। और दीपिका कक्कर तो ऐसे हुई पड़ी थी जैसे बैठ के रोई ले गई है अभी। दीपिका कक्कर की नौटंकी तो पूरी देखने वाली होती है। अभी तक ना इसको समझ नहीं आई है। ये अभी भी सीरियल, इसको लगता है जहाँ कैमरा चल रहा है बस सीरियल मोड में आ जाओ और उसी में ढल जाओ। बस ज़मीन पे बैठ जाना, सर पे दुपट्टा ले लेना, अम्मी को बैठ के ज़मीन पे बैठ के उनको सर्व करना। सुबह उनका रोज़ा टूट रहा है, तो रोज़े के लिए उनको पूरा इफ्तारी वगैरह, सहरी-वहरी सेटअप करना, टेबल पे पोछा लगाना। पिछले वाले ब्लॉग में सुबह 4 बजे उठ गई थी क्योंकि अम्मी जी को सहरी करनी थी। भई अम्मी जी को करनी थी ना, तुम्हें तो नहीं करनी थी, तुम क्यों उठी? अम्मी जी तो बस, अम्मी जी का काम सिर्फ़ बैठ के खाना होता है क्या? रोज़े का मतलब ये होता है कि तुम बैठ के खाते रहो, तुम अपना काम भी खुद ना करो। अम्मी के हाथ-पाँव तो खूब चलते हैं, चलने-फिरने के लिए तो खूब चलते हैं, तो अपना काम नहीं कर सकती? पराठे तो बने-बनाए आए थे ना पिछली बार, ये होटल में बैठे थे अभी 2 दिन पहले। सिर्फ़ अपना चाय-वाय बनाना और ये फेनी-वेनी बनाना, इतना ही तो काम था। उसमें भी दीपिका कक्कर को उठाया गया। दीपिका कक्कर के साथ-साथ निक्कू को भी उठाया गया, क्योंकि बस सेवा चाहिए ना इन्हें, पूरी फुल फ्लेज सेवा चाहिए। तो ऐसा शोएब इब्राहिम करके रखता है अपनी बीवी के साथ, जो बिल्कुल इनइक्वालिटी वाला बिहेवियर है। क्योंकि शोएब इब्राहिम खुद नहीं उठता है, खुद कुछ नहीं कर रहा है। अगर शोएब इब्राहिम अपनी सासू माँ के लिए, अगर उनका करवा चौथ का व्रत है, या चलो करवा चौथ नहीं करती होंगी, कोई और व्रत है, कुछ भी है, उनको कितना सपोर्ट कर रहा है। उन्हें मंदिर जाना है, लेके जाता है उन्हें मंदिर, उन्हें उनका वेट करता है मंदिर के बाहर कि वो पूजा करके आ गई होंगी, तो चलो मैं वापस उन्हें ले चलता हूँ।
लेकिन अपनी बीवी से तो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे घर वालों के लिए सुबह 4 बजे उठ के सहरी के पराठे बनाएँ और उनको ढंग से सर्व करे। तो बिल्कुल इनइक्वालिटी वाली बात है जिसको मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती और दोनों शादियों में यही चल रहा है और अभी तो बदतर होता जाएगा। बदतर ही होता जाएगा इनकी हालत बदलेगी नहीं, सुधरेगी नहीं क्योंकि अभी तो यूट्यूब पे है तो थोड़ा-सा प्रिटेंड भी करना पड़ता है कि हाँ, हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं। जब यूट्यूब व्यूट्यूब बंद होगा ना इनका, तो दीपिका कक्कर की माँ को तो सबसे पहले 5 बीएचके से एंट्री बैन होएगी और उधर साल ओप्पी का तो क्या ही हाल होगा, उसका तो देखने लायक होगा खैर। तो चलिए इतना ही है, बस करते हैं, कुछ पॉइंट्स भूल गई होंगी तो फिर नेक्स्ट में कवर करूँगी, बट यार काफ़ी लंबा हो गया, तो बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।